हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर जो कि 2020-21 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज़ किया है। इसके जो 3 सेगमेंट्स हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इन तीनों को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग आखिरी वाला सेक्शन यानी सेक्शन डी जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पीछे वाले वीडियोस को नहीं देखा है, पीछे वाले सॉल्यूशंस को नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू उनको देख सकते हो अगर आपको नीड है। मेरे ख्याल से सेक्शन ए आपको देखना ही चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल नया है इस बार आपके लिए, और उसके 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं सेक्शन ए के। सेक्शन ए के 2 वीडियोस हैं, छोटे छोटे वीडियोज इसलिए बनाए हैं सो दैट अगर 2.5 घंटे का 3 घंटे का वीडियो डाल देंगे तो आप लोग एक बार में देख नहीं पाओगे। तो सेक्शन ए के 2 वीडियोज़ हैं, सेक्शन बी का एक है, सेक्शन सी का एक है, और सेक्शन डी का भी हम एक ही वीडियो बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में आपको PDF मिल जाएगी सैम्पल पेपर की, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो सेक्शन डी की जो स्टार्टिंग हुई है वो क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक है। मतलब कुल मिला के कितने क्वेश्चंस हो गए? 31, 32, 33, 3 क्वेश्चंस हैं, और तीनों ही क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है। मतलब 5-5 नंबर के हमें 6 क्वेश्चंस डिस्कस करने होंगे यहाँ पे। तो भले ही ये दिख रहे हैं 3 क्वेश्चन, लेकिन 6 क्वेश्चन हो गए क्योंकि तीनों में ही इंटरनल चॉइस है। तो ये 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हमें डिस्कस करने हैं। तो चलिए बात करते हैं 31 में जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें कहा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और ये 2 नंबर के 2 पार्ट्स हैं। 31 के फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट 2 नंबर का, और जो इसका सेकेंड पार्ट है 31 का वो 3 नंबर का है। तो जो फर्स्ट पार्ट 2 नंबर का है उसमें जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का पहला पार्ट, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद डाइल्यूट HNO3। मतलब डाइल्यूटेड HNO3 और कॉपर की रिएक्शन आपको यहां पर देनी है। तो अगर आपने नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस विद मेटल्स पढ़ी हैं तो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। उसको हम 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक तो वो रिएक्शंस उन मेटल्स के साथ रिएक्शंस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, दूसरे वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन की ही रिएक्शन होगी। तो क्या होगा बेटा, जरा ध्यान देना, यहाँ पर जो HNO3 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज जो होती थी वो काम यहाँ पर नहीं होगा। तो इसकी जो पोटेंशियल इक्वेशन होती है यहाँ पर डाइल्यूट के लिए 2HNO3, यहाँ पर बनेगा H2O प्लस 2NO प्लस यहाँ पर होगा, देख लीजिए 6 ऑक्सीजन है, 6 में से 1 ये चला गया, 2 ये चले गए, 3 चले गए, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर होंगे। अब ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ये ऑक्सीजन कॉपर को CuO में कन्वर्ट करता है। बेटा यहाँ 3 ऑक्सीजन रिलीज हुए थे, यहाँ पर 1 कॉपर ये बना है, तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरी रिएक्शन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो कॉपर ऑक्साइड बन गया ये बेसिक होता है, और यहाँ पर HNO3 मौजूद होता है ऑलरेडी जो कि एसिड है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन जो यहाँ पर होगी 2HNO3, तो यहाँ पर बनेगा कॉपर का नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पर आएगा H2O। यहाँ CuO कितने बने थे? 3 बने थे। तो इस रिएक्शन को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और फिर जब हम इसको ऐड कर देंगे तो जो मैंने तरीका, जिस तरीके से मैंने इक्वेशंस पढ़ाई हैं मैं उसी तरीके से यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरीके से पढ़ाई थी। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखेंगे P ब्लॉक के तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रिएक्शन जो कुल मिला के बनेगी जा करके, ये तो फाइनली कैंसिल ही होना है जा करके। तो ध्यान दें कितने, 3 कॉपर आ जाएंगे, 3 कॉपर हो गए, प्लस 2 HNO3 ये हो गए, और 6 ये हो गए, मतलब 8 होंगे HNO3। ये ऑक्सीजन भी यहाँ कैंसिल होंगे। आगे क्या बनता है देखिएगा,
8 HNO3 हो गए, इधर की तरफ H2O का एक मॉलिक्यूल और 3 H2O ये हैं, तो 4 तो ये H2O हो जाएंगे, प्लस ये बनेंगे 3 CuNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में ये 2 नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। तो ये मेरे ख्याल से इसकी जो बैलेंस्ड इक्वेशन बनेगी, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, यही इक्वेशन बनेगी। तो 31 के फर्स्ट पार्ट का पहला सेगमेंट, जो इसका बी सेगमेंट है फर्स्ट का, बी में कहा है ड्रॉ द शेप ऑफ ClF3। ClF3 की शेप बतानी है। अब शेप निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो मैंने आपको सिखाया है अपने लेक्चर्स में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में भी 7 हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन गया 28। 28 को हम किससे डिवाइड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, 8 से, ये 24 हो गया। कितना बचा यहाँ पर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और जब हम क्वेश्चंस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 का मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो कौन सा आया, sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए 5, मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp3d। अब आप चेक करो यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स का नंबर है, ये सराउंडिंग एटम्स बॉन्ड पेयर्स होते हैं, मैंने सिखा रखा है आपको 3। लोन पेयर्स कितने आ जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस बॉन्ड पेयर्स से जब आप लोन पेयर्स निकालोगे तो ये 5 - 3 से ये वैल्यू हो जाएगी 2। और याद करिए जब sp3d में 3 लोन पेयर हों और 2 बॉन्ड पेयर हों तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो टी शेप्ड बनता है। आपको याद होगा शायद, अब मैंने वहां पर पेन्स के थ्रू सिखाया था, 5-6 पेन ले रखे थे, फिर स्ट्रक्चर्स बताए थे। यहाँ पर मेरे पास पेन अभी इतने नहीं हैं, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर आएगा वो टी शेप्ड आएगा, और टी शेप्ड को अगर हम बनाएंगे तो ये Cl होगा, ये F और यहाँ पर ये F होगा, और बाकी ये 2 क्या होंगे, ये लोन पेयर होंगे। ये जो होते हैं, ये 3 पोजीशन जो मैंने मिलाई हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती हैं, और ये 2 पोजीशंस होती हैं यहाँ पर एक्सियल पोजीशंस। तो ये 31 का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, मतलब 2 नंबर का ए और बी। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, पहले इसको रब कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 31 का जो सेकेंड पार्ट है, जो कि 3 मार्क्स का है, उसमें कहा है X हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4.2 केल्विन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, कोई X नाम का जो भी है कंपाउंड एलिमेंट, अभी कुछ कहा नहीं। X हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का होता है, वहीं से पता लग गया, लेकिन आपको आगे भी क्लूज दिए हैं। लोएस्ट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट है किसी भी सब्सटेंस का जो आज तक होता है। हम लोगों को ये बात पहले से ही पता होती है कि हीलियम का ही होता है। इट इज यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस। आपको याद होगा जब आप लोगों ने हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे, तो जो सी डाइवर्स होते हैं वो केवल ऑक्सीजन नहीं ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए नाइट्रोजन और हीलियम को ले जाते हैं। तो यहाँ से भी एक आइडिया मिला, या तो नाइट्रोजन या हीलियम, बट बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट है, दैट्स वाई हीलियम। आइडेंटिफाई द गैस एक्स, एक्स को आइडेंटिफाई करना है पहली बात। विच प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस मेक्स इट यूजेबल एज डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट की तरह क्यों यूज करते हैं, दूसरा नंबर का ये होगा। वाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गैस एक्स सो लो। ये 3 बातें पूछी हैं, तो गैस तो आइडेंटिफाई हो गई, कुछ आपको देना ही नहीं है, तो पहली बात तो इसमें ये हीलियम हो गई। इसमें जो पहली बात पूछी है, ABC हालांकि दिया नहीं लेकिन मैं कर रहा हूं। दूसरी बात पूछी है, इसे एज अ डाइल्यूएंट यूज क्यों करते हैं, तो इसका आंसर आपको देना है क्योंकि इसकी जो ब्लड में सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो लिखा है आइडेंटिफाई द गैस एक्स, आइडेंटिफाई हो गई, हीलियम है। विच प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस मेक्स इट यूजेबल एज डाइल्यूएंट, तो आप लिखिएगा ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड
और वाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गैस एक्स सो लो, एक्स का बॉइलिंग पॉइंट इतना कम क्यों है? भाई बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर इनर्ट गैस के एटम्स के बीच में बात करें, मॉलिक्यूल्स तो होते ही नहीं हैं, तो वहाँ पर एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है डिस्पर्जन फोर्स, ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ऑल्सो नोन एज डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। तो आपको आंसर देना है यहां पर इनर्ट गैसेस हैव ओनली वेरी वीक वैंडरवॉल फोर्सेस कॉल्ड एज नाम देंगे आप डिस्पर्जन फोर्स, या इसी को कहते हैं लंडन फोर्स, या इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इसी के आगे आप लिखेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, इस वजह से। और हीलियम में ये लोएस्ट होता है, अमंग इनर्ट गैसेस हीलियम में ये लोएस्ट होता है क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है वो सबसे कम होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका जो और करके क्वेश्चन दिया है 31st का, 31st में जो और करके दिया है हम उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है जिसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो मतलब हमने ये ले लिया फर्स्ट, और फर्स्ट में भी किया किसकी बात कर रहे हैं? ए की। तो ए में कहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। देखो ये आपको दिए गए हैं H2O, H2S, मतलब हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप हैं, H2T। बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाए, हाइड्राइड्स के ऊपर पूरा लेक्चर है। आपको अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। देखो बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? साइज बढ़ता है सेंट्रल एटम का, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब हुआ बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी H2O, H2O से कम होगी H2S, H2S से कम होगी H2SE, और सबसे कम होगी H2T। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। इसी का फर्स्ट का जो बी पार्ट है, गिव द फार्मूला ऑफ ब्राउन रिंग फॉर्म्ड एट द इंटरफेस ड्यूरिंग द रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट। आपने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा होगा और मैंने अपने लेक्चर में भी पढ़ाया है जब नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं। जो ब्राउन रिंग बनती है, आपको याद होगा हम क्या करते हैं, जो भी हमें अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट में फेरस सल्फेट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन डालते हैं, और उसके बाद वॉल के सहारे, दीवार के सहारे ड्रॉप वाइज क्या करते हैं, H2SO4 डालते हैं। तो दोनों लिक्विड्स के इंटरफेस पे जो ब्राउन रिंग बनती है, ब्राउन रिंग का फार्मूला वहां पे मैंने लिखाया है, अब दोबारा बार बार पूरी रिएक्शन कराने का मतलब नहीं होता है। वो होती है FeH2O5 और यहां पर NO+2, ये होती है ब्राउन रिंग। ब्राउन रिंग इसी की बनती है, आप चाहें तो +2 हटा के यहां सल्फेट आयन भी ले सकते हैं, तो ये होती है ब्राउन रिंग। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 31 के और का जो फर्स्ट पार्ट है जो कि 2 मार्क्स का था वो सॉल्व हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे जो कि 3 मार्क्स का है। क्या कहा है? अ ग्रीनिश येलो गैस। अब ग्रीनिश गैस जो होती है, यहीं से एक आइडिया लग जाता है, क्लोरीन ही है आपके यहां। ग्रीनिश येलो गैस ए, तो ये गैस ए हो गई, ग्रीनिश येलो गैस। इसके लिए कहा है इन्होंने, क्या कहा है? ए है ये। विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, और कंफर्म हो गया क्लोरीन ही है। इट इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट, और कंफर्म हो गया ये क्लोरीन ही है। ए ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लैग्ड लाइम,
इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। अब कोई शक रह ही नहीं गया कि ये क्लोरीन गैस ही है, क्योंकि स्लैग्ड लाइम यानी CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर कौन बनाता है? क्लोरीन बनाती है। ठीक है, आइडेंटिफाई ए पता लग गया, एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ब्लीचिंग एक्शन। एक तो ए को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ ब्लीचिंग एक्शन, वो भी हो जाएगा। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो इसमें जो पहली बात पूछी है, ए है क्या, तो ये चीज एक्सप्लेन हो गई। ये क्लोरीन गैस है, बिकॉज इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन येलो कलर होता है, और इसके अलावा ये सफोकेटिंग और पंजेंट स्मेल की गैस होती है, पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट होती है, और इसके अलावा स्लैग्ड लाइम से रिएक्शन करके ये ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। तो ये एक बात हो गई। एंड गिव एक्सप्लेन द रीजन फॉर इट्स ब्लीचिंग एक्शन। तो पहली बात तो ये एक्सप्लेन हो गई। सेकेंड बात, ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है? तो आप लिखे, आपको पता होगा, ये बात पता होगी, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो आप लिखोगे इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और ऐसे करके आप दिखा दीजिए H2O प्लस Cl2। Cl2 ऐसे करेंगे तो यहां पर 2HCl बना दें, और ये जो 2HCl है ये क्या करेगा? सॉरी, इस रिएक्शन से ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है ये एक कलर्ड सब्सटेंस के साथ जब नेसेंट ऑक्सीजन आएगी तो क्या बनाएगी? यहां पर कलरलेस सब्सटेंस। इस तरीके से आप दिखा देंगे तो इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट है कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ इसकी रिएक्शन आपको दिखानी है। बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता होगा NaCl और NaClO3 बनता है, सोडियम क्लोरेट और सोडियम क्लोराइड। तो Cl2 प्लस NaOH, हालांकि हमने अभी बैलेंस नहीं किया है रिएक्शन को, यहां बनता है NaCl प्लस NaClO3। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे, आराम से बैलेंस कर भी सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पर 3Cl2 होता है और ये एक ही बनता है, इसके बनते हैं 5। तो यहाँ से अगर Na को देख लें तो कितने हो गए? 6 NaOH आएगा, और ऑक्सीजन अगर देखें 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 3 ये हो गए, तो यहाँ हाइड्रोजन भी 6 हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा? 3H2O हो जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड था, और भी तरीके इसके बैलेंसिंग के हैं, या ज़्यादा अच्छा है आपको रिएक्शन ये डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए। तो ये इसका और वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगर बेटा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, रब कर लें इसे, फिर बताते हैं, पूरा बोर्ड खाली होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में एक ही है बस, उसी में 5 मार्क्स का है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, लिखते जाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C8, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, C8H6 ये दिया है। ठीक है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखा करो, जब भी कार्बन आपको ज़्यादा दिखें और उनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन ज़्यादा ही होने चाहिए कार्बन से, और कार्बन दिखें हाइड्रोजन बराबर में दिखें या हाइड्रोजन कम दिखें, तो बेंजीन रिंग होती है वहाँ पे। चलो खैर, अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। एक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ए दिया इन्होंने। ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फेट, इसको ट्रीट किया डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट से। H2SO4 और साथ में है HgSO4, तो इन्हें यहां पर मिला कंपाउंड बी। ठीक है भैया, कंपाउंड बी मिल गया। फिर कहा है दिस कंपाउंड बी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बी बता ही दिया इन्होंने, समझ लो। देखो बी के लिए क्या कहा इन्होंने, बी
कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ बेंजीन। मतलब ये बेंजीन है, इस बेंजीन की रिएक्शन अगर हम करा दें किससे, विद एसिटाइल क्लोराइड, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अगर आपको याद हो, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो होगा कीटोन, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बनेगा। तो मतलब यही B है, इन्होंने कह दिया B कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, ये B है, B पता लग गया हमें। फिर कहा है B ऑन ट्रीटमेंट विद I2 इन एक्वस KOH गिव्स C एंड अ येलो कंपाउंड D। जब B को ट्रीटमेंट विद I2, जब हम B की रिएक्शन किससे करा दें, ये B हो गया, इसकी रिएक्शन हम करा दें अगर I2 से, इन एक्वस KOH प्लस एक्वस KOH है बेटा, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है। अगर आपको याद हो, एल्डिहाइड कीटोन हैविंग एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन जब I2 प्लस NaOH या I2 प्लस KOH से कराते हैं तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है। तो दो कंपाउंड मिलेंगे, एक तो इसके रेस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा, आइडोफॉर्म CHI3 प्लस इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा यहां पर एसिड का सॉल्ट मिलेगा COOK। इन्होंने कहा जब B on treatment with I2 in aqueous KOH gives C and a yellow compound D। येलो तो ये होता है, येलो ये है तो D ये हो गया और C ये हो गया। आइडेंटिफाई A B C एंड D। देखो B पता लग गया, C पता लग गया, D पता लग गया। गिव द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, और आपको केमिकल रिएक्शंस भी देनी है। B पता लग चुका है हमें, C पता लग चुका है, D पता लग चुका है, बस A नहीं पता लग पाया अभी तक। अब आप सोचो कि भाई A की जगह पे क्या होना चाहिए कि हमें ये मिल जाए। भाई आप याद करो, जब हम एल्काइन जो होती है, एल्काइन में एडिशन ऑफ वाटर कराते हैं बाई H2SO4 HgSO4, तो फिर क्या होता है, हमें कीटोन मिलता है, और जो कीटोन मिलेगा वहां पर कार्बन उतने ही होंगे जितने किस में हुआ करते थे, एल्काइन में हुआ करते थे। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर हम B ये निकालना चाहते हैं A से, तो हमारे पास जो A कंपाउंड होना चाहिए वो ये होना चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड CH। जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे H2SO4 और HgSO4 से, तो एडिशन ऑफ वाटर होता है यहां पर, एडिशन ऑफ वाटर बाई मार्कोनिकॉफ रूल। पहले आप चेक कर लो क्या ये इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को फॉलो करता है। C के 8, यहां भी 8 हैं, हाइड्रोजन के 6, देखो 5 तो ये हो गए, 2 3 4 5 और एक ये हो गया 6। तो यहां पर जो आपको कीटोन मिलेगा वो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3 होगा, तो ये B मिल जाएगा, यानी ये क्या हो गया A। तो सारी केमिकल रिएक्शंस भी हो गई, सारे कंपाउंड्स भी आइडेंटिफाई हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 का हम और वाला डिस्कस करेंगे, पहले इसको रब कर लेते हैं। बेटा जो 32 का और वाला है, उसमें क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो 1 नंबर का है केवल, और फर्स्ट पार्ट में पूछा है राइट द रिएक्शन फॉर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल। देखो दो चीजें ली, एक तो लिया इन्होंने CH3 CHO और दूसरा लिया एसीटोन, और कहा इसके जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स होंगे वो बताइए। मतलब इसकी इसके साथ रिएक्शन वो नहीं बतानी है, क्योंकि वो क्रॉस एल्डोल में नहीं आएगी। वैसे तो 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, जब दोनों मॉलिक्यूल इसी के होंगे, जब दोनों इसके होंगे, 2 केसेस हो गए। तीसरा केस ये सबस्ट्रेट ये रिएजेंट, चौथा केस ये सबस्ट्रेट ये रिएजेंट। तो लेकिन आपको क्रॉस्ड वाले बताने हैं, मतलब एक वो जहां पर ये सबस्ट्रेट हो ये रिएजेंट हो, मतलब इसका
एल्डिहाइड ग्रुप यूज हो और इसके अल्फा हाइड्रोजन यूज हो। जिसके अल्फा हाइड्रोजन यूज होते हैं उसे रिएजेंट बोलते हैं, और जिसका एल्डिहाइड ग्रुप यूज होता है उसे सबस्ट्रेट बोलते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। फिर दूसरी बार इसको सबस्ट्रेट और इसको रिएजेंट। तो क्रॉस वाले कराएंगे। क्रॉस वाले में एक बार हमने इसको क्या लिया, सबस्ट्रेट लिया, मतलब इसका हम फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब क्या हुआ, इसका हम अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे, CH2 ये वाला हाइड्रोजन यूज करने जा रहे हैं, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ध्यान देना भाई, क्रॉस एल्डोल है तो डाइल्यूट बेस होगा, यहां पर NaOH ले लिया। तो होता क्या है, कुल मिला के ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऐसे इसको दिए जाते हैं तो H पॉजिटिव, इस पे आ गया नेगेटिव, ये नेगेटिव से फिर यहां अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं। तो कुल मिला के क्या बनेगा, CH3 CHOH हो जाएगा, ये होगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो एक तो ये हो जाएगी रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन इसमें अब हम इसको सबस्ट्रेट लेंगे, इसको रिएजेंट लेंगे। तो बेटा जी पहली बात तो यहाँ हीट करने के लिए नहीं कहा है, अगर हीट करने को कहते तो फिर हम यहाँ पर क्या करते, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के एल्कीन का फॉर्मेशन करते। तो वाटर मॉलिक्यूल, इसका OH निकलता, इसका H निकलता, यहाँ पर डबल बॉन्ड आता। तो हीट करने के लिए नहीं कहा गया है। इसी में अब हम इसे लेंगे सबस्ट्रेट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसे यूज करेंगे एज अ रिएजेंट। तो ले लो भैया CH2, ये हाइड्रोजन यूज होगा, CHO बनाते हैं तो बनेगा CH3C, ये OH हो जाएगा, CH3 CH2 CHO। तो ये तो हो गया खत्म फर्स्ट पार्ट। आप चाहें तो ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या करें, दिस वन प्लस दिस वन करें, ये सब एरो वेरो कुछ ना लिखें, मतलब ऐसे कर सकते थे। कुल मिला के आप क्या कर सकते थे, कुल मिला के आप ऐसे लेते CH3 CHO प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां लेते आप डाइल्यूट NaOH, और क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स लिखने थे तो इन दोनों को आप लिख देते, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस इसको लिख देते आप, सॉरी इसको CH3 OH CH2 CHO। तो यहां से भी आपकी रिएक्शन कंप्लीटेड मानी जाती। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पे आने से पहले भैया इतना सारा जो लिखा है उसको हटा लें। सेकेंड पार्ट जो है वो 3 नंबर का है और उसमें 3 कन्वर्जन्स दिए गए हैं। हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, ABC करके 3 कन्वर्जन्स दिए हैं, करते हैं भाई। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन था 31 ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, और 33 जो आएगा आगे वो फिजिकल केमिस्ट्री से है। तो बहुत अच्छे से बैलेंस करके दिया है। जो लार्ज क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, वो एक फिजिकल से, एक ऑर्गेनिक से और एक इनऑर्गेनिक से। देखिए सेकेंड पार्ट में कहा गया हाउ विल यू कन्वर्ट, और ए है इसका बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल ये होता है CH2OH से आपको बनाना क्या है, इससे आपको बनाना है फिनाइल, ग्रुप ये आएगा इथेनोइक एसिड, मतलब 2 कार्बन का एसिड। अब ये आपको बनाना है, कैसे बनाओगे? तो आप क्या करें भैया, यहां एक कार्बन बढ़ाना है तो CN ग्रुप लाया जाता है। तो क्या करें, इसको ट्रीट कर दें आप SOCl2 से। जब SOCl2 से करेंगे तो जो OH है उसकी जगह आ जाएगा Cl। अब क्या करें, SOCl2 से ट्रीट करने पर Cl आ गया। अब आप इसकी रिएक्शन करा दें KCN या NaCN से सॉरी। जब ऐसा आप करेंगे तो यहां पर आ जाएगा CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, और जब हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव तो फिर क्या होता है, अब इसको हटाओ, मतलब आपको ये लिखना है,
ये रिएक्शन करानी है। कितने स्टेप्स हो रहे हैं? 1 2 3। जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो CN ग्रुप का जो कन्वर्जन होता है वो हो जाता है किसमें? COOH में। ये A हो गया। इस क्वेश्चन का B है सेकंड का, प्रोपेनोन से प्रोपीन। प्रोपेनोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोपेनोन से आपको बनानी है प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनानी है। काम कर लें, इसे ट्रीट करें NaBH4 से। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो एल्डिहाइड या कीटोन को कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में। CH, ये OH आ जाएगा, दिख रहा होगा होपफुली, CH3। और अब अगर आप इसे ट्रीट करोगे कंसंट्रेटेड H2SO4, ट्रीट नहीं करना है बल्कि हीट करना है 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो -H2O डिहाइड्रेशन होता है, ये OH जाता है और यहाँ बीटा कार्बन से क्या करेगा? हाइड्रोजन जाएगा और प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी में है बेंजीन से मेटानाइट्रो एसिटोफिनोन। मेटानाइट्रो एसिटोफिनोन, तो C जो है वो तुम्हें बेंजीन लेनी है और बेंजीन से बनाना है, ये फिर आपको हटाना होगा बाद में, वो तो मैंने केवल क्वेश्चन लिखा था। मेटा नाइट्रो मतलब मेटा पे नाइट्रो आएगा, एसिटोफिनोन C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनाना है। तो एक काम कर लें, इसका एसाइलेशन करा दें, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और साथ में ले लें AlCl3 प्लस AlCl3, ये O है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। पहले नाइट्रेशन इसलिए नहीं कराया क्योंकि NO2 ग्रुप जो होगा वो बेंजीन रिंग को फर्दर EAS के लिए बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट कर देगा, इसलिए वो नहीं कराया। पहले हमने एसाइलेशन कराया क्योंकि जो एसाइल ग्रुप आता है वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट तो करता है बट उतना ज्यादा डीएक्टिवेट नहीं करता है। तो यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका नाइट्रेशन करा दें, इसको ट्रीट कर दें, कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4 जो कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। AlCl3 यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, AlCl3 ही क्या काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, CH3 COCl प्लस AlCl3, ठीक है। अब देखिए, तो ये एसाइलेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये क्या बन गया? एसिटोफिनोन बन गया। जब आप यहाँ पर नाइट्रेशन कराओगे तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रेशन होगा, ये बन जाएगा। हटाइए इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया और वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें कहा गया है स्टेट कोलरॉस लॉ। तो इसमें तो मुझे कुछ बताना ही नहीं है, कोलरॉस लॉ आप सबको पता होता है, याद होता है, नहीं याद है तो आप रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कोलरॉस लॉ 1 नंबर का था, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 4 नंबर का। उसमें कहा गया है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ये सेल बना के दिया है, ये कंसंट्रेशंस दी हैं, फिर साथ में कुछ वैल्यूज दी हैं, एल्यूमिनियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर का और कुछ लॉग वैल्यूज। सीधी सी बात है, नंस्ट इक्वेशन लगनी है और जो नंस्ट इक्वेशन होती है वो लगती है 25 पे ही लगती है, मतलब 298 पे ही लगती है। बेटा जी नंस्ट इक्वेशन में भाई आपको सेल का पोटेंशियल निकालना है ना, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो ई सेल इज इक्वल टू फार्मूला लगेगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, और आगे जो भी आ जाए रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो हमें 2 चीज़ों पे काम करना है, एक तो हम ई नॉट सेल निकाल लेते हैं पहले। तो ई नॉट सेल कैसे निकालोगे भाई? ये सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने। सोल्यूशन में आप कहोगे ई नॉट सेल, ये आएगा ई नॉट कैथोड, कैथोड किसका है? कॉपर का, Cu+2 से Cu माइनस ई नॉट एनोड, मतलब Al ट्रिपल पॉजिटिव से Al। जब आप इसे फाइंड करोगे तो कॉपर का हो गया 0.34 माइनस का हो गया 1.66। तो ये वैल्यू बन रही है जाके 6 और 4 कितना होता है, दिख रहा है बेटा ये 10, 6 और 4 10 होता है, 6 और 3 हुआ 9 और 1 10 हो गया फिर से। तो ये वैल्यू कुल मिला के कितनी हो गई? 2.00 वोल्ट। ये वैल्यू जो निकल के आई है ये ई नॉट सेल की आई है। अब जरा ध्यान देना,
अब हमें यहां पर निकालनी है सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन निकाल सकें, इससे क्या हो कि हम फाइंड कर सकें कि रिएक्शन क्वेशेंट क्या होगा। तो सेल रिएक्शन के लिए इसका होगा रिडक्शन, इसका होगा ऑक्सीडेशन। चलो भैया ऑक्सीडेशन कराते हैं। Al जो कि सॉलिड है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो बनाएगा Al ट्रिपल पॉजिटिव जो कि एक्वस होगा। चलो लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये तो हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कॉपर का रिडक्शन होगा एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये बन गए यहां पर Cu सॉलिड। ये हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने होते हैं तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के ये इलेक्ट्रॉन्स यहां कैंसिल होंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2Al सॉलिड प्लस 3 Cu प्लस 2 एक्वस गिव्स 2Al ट्रिपल पॉजिटिव एक्वस प्लस 3 Cu सॉलिड। ये चीज जो बनी है इसी को हम कहेंगे सेल रिएक्शन। अब आप जब फार्मूला लगाओगे E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n और log यहां पर आएगा QC। ध्यान दें E नॉट सेल अभी आपने ये वैल्यू 2 निकाली थी, माइनस 0.0591 अपॉन n क्या होगा जरा देखो कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 मतलब 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ध्यान से देख सकते हो, +2 +3 पे मत जाइए, आप पूरे का देखिए ना कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। 3 Cu + 2 से Cu गए तो यहां से 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। चाहे आप यहां से देख लें 6 मोल तो n 6 हो गया। log QC, QC की जगह क्या आता है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये तो सॉलिड है तो क्या आएगा Al ट्रिपल पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और नीचे होगा Cu + 2 की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। अब यहां पर आपको वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। 2 पॉइंट मैं वैल्यूज रख दे रहा हूं 0 0 माइनस, अगर इसको आप भाग दोगे 6 से तो 6 से भाग देने पर ये आ जाएगी वैल्यू 0.01 के करीब आ जाएगी, क्योंकि 0.059 को 0.06 मान लेते हैं। तो लॉग अब यहां Al ट्रिपल पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.15, लॉग ये हो गया 0.15, 0.15 का स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू है 0.025 का क्यूब। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं यहां पे, वरना हो सकता है आप लोगों को ये दिक्कत करे। सॉल्व करने के बाद छोड़ते हैं इसे। देखो बेटा, तो ये वैल्यू बनी इज इक्वल टू 2.00 माइनस 0.01 इंटू, अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 2 log 0.15 माइनस 3 log 0.0025। अगर आपको ये आता है करना तो log a अपॉन b होता है, log a माइनस b, तो मतलब ये तो a वाला पार्ट है, ये b वाला है, ये पावर है तो ये कोफिशिएंट में आ जाएगा। अब ये वैल्यू देखो 2.00 माइनस 0.01 2 इंटू log 0.15 की वैल्यू आपको दी हुई थी माइनस 0.8239, ये ले ली हमने, माइनस 3 इंटू ये वैल्यू दी हुई थी माइनस 1.6020। ठीक है भैया, तो इनको हम क्या करते हैं, आपका वीडियो छोटा करने के लिए कैलकुलेशन जल्दी कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आएगी निकल के 2.00 माइनस 0.01, 2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं
तो 2 से मल्टीप्लाई, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 18 होगा, माइनस में 18, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 4 और ये होगा 16। तो 1 पॉइंट, ये यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 6, 0, 18, 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वैल्यू निकल के आई, तो ये हुआ। अब माइनस को अगर हम 2.00, चलो कोई नहीं, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 0.01, ये वैल्यू निकल के आ रही है। अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो प्लस में वैल्यू निकल के आएगी। 0 से 8 जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और 6 मतलब ये 5 हो गया, 5, 15 से 7 जाएगा, 8 बचेगा, ये कितना हो गया 9, 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा, ये कितना बचा 7, 7 से 6 जाएगा, 7 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, ये डेसिमल आ गया, और यहाँ कितना है, यहाँ है 4, ये इतना होगा, तो इज इक्वल टू 2.00। अब इस माइनस में कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कहाँ पहुँच जाएगा 0.03152, और इसको माइनस करोगे, अब नहीं कर रहा मैं कैलकुलेशन, ये आ रहा है 1.9689, तो ये वैल्यू जो होगी इतने वोल्ट प्लस में आ जाएगी। इस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके ये बता दिया, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 पूरा हुआ, लेकिन इसका और वाला पार्ट रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। तो जो और वाला पार्ट है, ध्यान देना, क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट 1 नंबर का है, दूसरा 4 नंबर का है। पहले पार्ट में कहा है ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यूज आइडेंटिफाई विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखना पड़ेगा बेटा, 3 रिएक्शन दी हैं, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, बनाया है 2Cl नेगेटिव, मतलब ये रिडक्शन हुआ, और यहां पर लिखा है जो ई नॉट वैल्यू है वो है प्लस 1.36 वोल्ट, सॉरी ये रिडक्शन हुआ है और ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। दूसरी दी है, फर्स्ट में दूसरी रिएक्शन दी है MnO4 नेगेटिव 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, बनाया है Mn+2 प्लस 4H2O, और यहां भी रिडक्शन ही हुआ है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया गया है ये है 1.51 वोल्ट पॉजिटिव का। तीसरी रिएक्शन दी है Cr2O7-2, लिखने की वजह से टाइम लग रहा है, वरना क्वेश्चन तो 2 सेकेंड का था, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 Cr ट्रिपल पॉजिटिव, 7H2O, और ई नॉट वैल्यू दी है प्लस 1.33 वोल्ट। तो ये सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं, और आपसे पूछा है आप ये आइडेंटिफाई करिए कि इनमें कौन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो अच्छा होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो अपने आप को आसानी से रिड्यूस कर लेता है और दूसरे को आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सबसे अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका है, ये वाला है। तो जो MnO4 नेगेटिव होगा इट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में एक ग्राफ बनाया है, तो इसको रब करके ग्राफ बना के मैं आपसे मिलता हूं, इससे टाइम बचे।
तो बेटा ये एक ग्राफ बनाया गया है, जो ग्राफ है इस एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी दी है और यूनिट भी लिखी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और इस एक्सिस पे दी है कंसंट्रेशन की पावर हाफ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, आप जूम कर लीजिएगा, दिख जाएगा आपको। डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, ये क्वेश्चन का बेसिकली ये सेकेंड पार्ट था ना 33 के और का सेकेंड पार्ट का। अब सेकेंड के पार्ट में ए जो आपसे पूछा है, ए में पूछा है डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। अब ये थ्योरेटिकल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ दैट एक्वस सॉल्यूशन विच हैज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी, आपका पढ़ा हुआ है। फिर बी में कहा है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्लॉट। बेटा अगर आपको याद हो, ये जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन वाला, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। तो ये ए हो गया, बी भी यहां से हो गया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा पैराबोलिक टाइप का आता है, आपको इतना याद होगा। सी में कहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर द लैम्डा एम, मतलब सी पार्ट में आपसे पूछा है आपको लैम्डा एम जीरो कंसंट्रेशन पे बताना है, ये बताना है। बेटा ये भी हमें सॉल्व नहीं करना है, हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कैन बी फाइंड बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। जब एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ करोगे तो जीरो कंसंट्रेशन पे ये कितनी आ रही है, ये 150.0 आ रही है। यहां पर हो सकता है ग्राफ उतना क्लियर नहीं बन पाया है बढ़िया से, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी वो 150.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगी। क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है जो फिर से 1 नंबर का है, शो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए फॉर द इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग द अबव ग्राफ। अब ये कैपिटल ए दे दिया आपको, अभी कैपिटल ए का कोई क्लू तो होता नहीं, कैपिटल ए है क्या। अगर आपको डिबाई, हकल और ओसेंजर की इक्वेशन याद हो तो वो इक्वेशन हुआ करती थी, इक्वेशन कुछ ऐसी थी जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाता था लैम्डा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा एम एट जीरो कंसंट्रेशन माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। ये वाला ए आपसे फाइंड करने के लिए कहा गया है। अगर आप इसको देखेंगे y इज इक्वल टू, तो ये एम एक्स प्लस सी ऐसे करके आएगा। तो आपको बता दें जो ए होगा, ए किसके बराबर होगा, फ्रॉम हेयर जो m होगा, सॉरी ए होगा, ए किसके बराबर होगा, ए माइनस ऑफ m के बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप के बराबर होगा। और m क्या होता है, m होता है tan थीटा, माइनस ऑफ tan थीटा के बराबर होगा। और यानी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, अपॉन बेस होता है। तो इसे आपको फाइंड करना होगा, कहीं से आप परपेंडिकुलर उठाइए और बेस उठाइए, ये फाइंड हो जाएगा। सपोज दैट हमने यहां से इसको ड्रॉ किया तो ये वैल्यू जो आ रही है वो यहां पे पहुंच रही है। दूसरा हमने जो ड्रॉ किया वो इसको हम ले लेते हैं, ये वैल्यू यहां, ये हमने पहले से डॉट लगा लिए थे, ये वैल्यू आ रही है इस तरीके से। तो अगर हम परपेंडिकुलर देखेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से ध्यान दें कितनी वैल्यू निकल के आ रही है। परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, दिस वन माइनस दिस वन, मतलब इसका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस करेंगे। तो दिस वन अपॉन दिस वन अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू 149 माइनस 149.0 है, माइनस परपेंडिकुलर जो हुआ, और ये कितना है 147.8 डिवाइडेड बाय बेस कितना ले लेंगे, बेस इसमें आ रहा है, माइनस साइन को हम यहां ले लेते हैं, ये आ रहा है 0.010 माइनस, ये लगभग जो वहां ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 0.022 आ रहा है, माइनस 0.022 आ रहा है। तो जब हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहली बात तो ये वैल्यू ये माइनस में आएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और इसको हम जब सॉल्व करते हैं
तो कुल मिला के ये वैल्यू 100 बनती है जाके। तो 100 और यूनिट क्या होगी, यूनिट पे ध्यान देना। यूनिट जो होगी ऊपर की तरफ जो आपने लिया है, ऊपर जो यूनिट होगी, ऊपर होगी, ऊपर तो वो है मोलर कंडक्टिविटी, तो ऊपर यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और नीचे होगी ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन की भी पावर कितनी है, आधी है, तो यहां पर मोल की पावर हाफ और लीटर की पावर -12। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारी वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सैंपल पेपर हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया है तो इसको आप करिए, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के साथ, केमिस्ट्री सखा के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, पूरी केमिस्ट्री आपको मिलेगी। जैन से हम जेई मेन और नीट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक ही हो पाएगी अब, क्योंकि मई में तो एग्ज़ाम है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हो सकती है अब। फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो सफिशिएंट पहले से ही पढ़ाई है, लेकिन जो 11-12 की ऑर्गेनिक हमने पढ़ाई है, 11-12 की ऑर्गेनिक वो कह सकते हैं उसमें जेई मेन और नीट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस थोड़ी कम है, तो इसलिए ऑर्गेनिक की सीरीज जो है वो हम अलग से निकालेंगे जेई मेन और नीट के लिए। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक वहीं पर सफिशिएंट है, लेकिन उसको भी थोड़ा इंप्रूव करके हम वो नेक्स्ट सेशन में निकाल पाएंगे। लेकिन आप कर सकते हो उसको, वहाँ से भी आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा वहीं से आएगा, सब पूरा सिलेबस वहाँ पे कराया गया है। लेकिन इसको थोड़ा हम कॉम्पिटिटिव वे में ही जो सीरीज निकालेंगे अभी जेई मेन और नीट के लिए एडवांस का भी।